नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आशीष सिन्हा। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की चर्चा हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान में है। सीमा हैदर को लेकर इंडिया न्यूज 360 डिग्री इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंडिया न्यूज की टीम लगातार हर एंगल पर सवाल कर रही है, तो वहीं यूपी एटीएस भी घंटों की पूछताछ कर चुकी है। सीमा के भारत आने पर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सीमा हैदर, लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो पाकिस्तान और आईएसआई की जासूस है, तो वहीं यूपी एटीएस की पूछताछ के बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। सीमा हैदर को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इंडिया न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में आज बताएंगे आपको कि सीमा हैदर के खिलाफ आखिर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उस एफआईआर में क्या कुछ है। पहले आप जान लीजिए कि एफआईआर में सिलसिलेवार ढंग से क्या कुछ लिखा हुआ है। पबजी गेम के जरिए 2020 में सीमा सचिन की जान पहचान होती है। दूसरा, सचिन के साथ रहने भारत आने के लिए सीमा 12 लाख रुपए में पाकिस्तान में जो उसका मकान है वो बेच देती है। 10 मार्च 2023 को टूरिस्ट वीजा पर कराची से आती है। 17 मार्च 2023 को नेपाल से कराची वापस लौटकर वो आती है। बात सचिन मीणा की करें तो सचिन मीणा 10 मार्च 2023 को टूरिस्ट वीजा पर वो कराची से नेपाल आती है सीमा, लेकिन 17 मार्च 2023 को नेपाल से वो कराची वापस लौट जाती है। सचिन मीणा 10 मार्च 2023 को गोरखपुर से नेपाल पहुंचता है। यह पहली मुलाकात थी। तो सचिन काठमांडू में न्यू विनायक होटल में कमरा लेकर रुकता है। 10 मार्च से 17 मार्च तक सीमा और सचिन होटल में साथ रहते हैं। 10 मई को 4 बच्चों के साथ दोबारा कराची से वो दुबई पहुंचती है। यह दूसरी बार है जब वो दुबई पहुंचती है टूरिस्ट वीजा पर। 12 मई को रूपन डेही खुनवा बॉर्डर से उसकी भारत में एंट्री होती है, क्योंकि भारत में एंट्री कैसे होती है इसको लेकर कई तरह के सवाल थे। 13 मई को गौतम बुद्ध नगर के रबुपुरा वो पहुंचती हैं, जहां सचिन रहता है। सचिन ने रबुपुरा में पहले ही एक किराए का मकान ले रखा था, कमरा था वो ले रखा था किराए पर। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन और सीमा दोनों ही साथ रहने लगे। सीमा के पास से क्या बरामद हुआ वो आपको बता दें। सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट और 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सीमा से 5 पाकिस्तानी पासपोर्ट, शिनाख्ती कार्ड जो है वो बरामद किया गया है। पबजी गेम के जरिए 2020 में सीमा सचिन की जान पहचान जो थी वो शुरू होती है और सचिन के साथ रहने भारत के लिए वो आने के लिए 12 लाख रुपए में अपना मकान बेचती है। एफआईआर को अगर आप देखें तो एफआईआर में ये सारी चीजें लिखी गई हैं और बताया गया है कि किस तरह से सीमा जो है वो अपने मकान को बेचती है। टूरिस्ट वीजा पर वो दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है। आपको ये जानना और समझना बेहद जरूरी होगा कि वो नेपाल 2 बार जाती है। पहली बार मार्च में, दूसरी बार मई में। जब मार्च में वो जाती है तब उसकी मुलाकात सचिन के साथ होती है। कुछ दिन वो दोनों साथ रहते हैं और उसके बाद फिर मई में वो अपने बच्चों के साथ आती है। तो सीमा हैदर पर सवाल इसलिए है क्योंकि सीमा का पाकिस्तानी पहचान पत्र 20 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इसलिए अब सीमा से पूछा जा रहा है कि आखिर इतनी देर से क्यों पाकिस्तानी नागरिकता पहचान पत्र उसने बनवाया है, जबकि ऐसे पहचान पत्र जन्म के साथ ही बन जाते हैं। सीमा हैदर ने पिछले साल ही इसे क्यों बनाया? इन दस्तावेजों और सीमा के दावे को देखें तो सबसे बड़ा उलटफेर सीमा की उम्र को लेकर रखता है। सीमा ने भारत में आने के बाद अपनी उम्र 30 साल बताई थी। सीमा का जो आईडी कार्ड सामने आया है उसमें उसकी जन्म की जो तारीख है वो 2002 दर्ज है। ऐसे में उसकी उम्र सिर्फ 21 साल होती है। सीमा का एक हलफनामा भी सामने आ गया है जो उसने जैकबाबाद कोर्ट में 15 फरवरी 2014 को दिया था। इस हलफनामे में सीमा ने उस वक्त खुद की उम्र 19 साल बताई थी। खुद को बालिग बताते हुए सीमा ने गुलाम हैदर के साथ, यानी जो उसका पहला पति था, उसके साथ रहने की ख्वाहिश जो थी वो जारी की थी, जिसे कोर्ट को मानते हुए उससे शादी में रहने की इजाजत दे दी। आज हमारे साथ इसी मुद्दे पर 3 खास वकीलों का जो पैनल है वो जुड़ा है। हमारे साथ एपी सिंह जुड़ रहे हैं और हमारे साथ नेहा जुड़ी हैं और हमारे साथ रेणु दीक्षित जी जुड़े हैं। सबसे पहले एपी सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एपी सिंह जी, मैंने आपके कई बयानों को सुना
आप लगातार सीमा के फेवर में बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सीमा को भारत में रहने दिया चाहिए, ऐसा क्यों? इसके पीछे कई देश के खिलाड़ी हुए, अभिनेता हुए, राजनेता हुए, तो विवाह किए, उसके बाद रहे हैं। अभी तक सीमा पार से गोलियां आती थी, अब डोली आई है तो उसे भी स्वीकार करना चाहिए। गोली आती है तो 26/11 होता है, गोली आती है तो संसद भवन पे हमला होता है, गोली आती तो पुलवामा अटैक होता है। डोली आई है तो पूरी जांच करो। FIR हुई, हमें कोई आपत्ति नहीं। PC रिमांड लिया गया, कोई आपत्ति नहीं। जुडिशियल कस्टडी भेजी गई, लेकिन अवैध तरीके से मुल्क में आना आपको नहीं लगता ये अपराध की श्रेणी में आता है? तभी तो FIR भी हुई है ना आपकी। 14 फॉरेनर एक्ट के तहत FIR हुई, PC हुई, जेल हुआ, जेल के बाद बेल हुई। अब आप इसका मतलब बेल को भी नहीं मानना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन अपनी चलाना चाहते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, बेहतर जांच कर रही, जब बुलाया जाता है तब जाती है, जब भेजा जाता है तो वापस आती है। जो कुछ कहा गया, जितनी जानकारी मांगी गई, जो जो पूछा गया अभी तक, सारा कुछ उसने बता दिया। सब कुछ बताती रही है, सब कुछ कहती रही है। 4 बच्चे हैं, आपको बच्चों पर डाउट है? नहीं, क्या मानवीय आधार पर किसी को आने की इजाजत दी जा सकती है क्या? RP सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कल को कोई भी मुल्क में घुसकर आ जाएगा इसी तरह से अवैध तरीके से। आए नहीं, आ जाएगा नहीं, आए हुए हैं। उनको नागरिकता दी गई है, उनको नागरिक बनाया गया है, यहाँ रहे हैं, रहने के बाद नागरिकता दी गई और रहे हैं यहाँ। बहुत उदाहरण कल मैं आपको दे दूंगा। कल मैं अभी आपके पास उदाहरण नहीं है ना? दे दूंगा। जब उदाहरण मिल जाएगा तब बताइएगा कि उदाहरण कौन सा है। रेणु दीक्षित जी, कानून क्या कहता है? आशीष जी, कानून बहुत स्पष्ट है इसमें। सीमा हैदर जब भारत आई तो भारत आई वो 13 मई को 2023। 4 जुलाई को उसको पुलिस ने वायलेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत गिरफ्तार किया। फॉरेनर्स एक्ट 1946 बहुत क्लियरली ये कहता है कि अगर कोई इलीगल माइग्रेंट है और वो इंडिया आता है तो उसको किसी भी परिस्थिति में भारत में रहने की इजाज़त नहीं है। लेकिन इसी कानून में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी है और इसी कानून के एक प्रोविज़न के हिसाब से ये है कि अगर वो किसी भारतीय महिला या पुरुष से विवाह करता है तो उसके बाद वो भारत में नागरिकता के लिए थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेकिन रजिस्ट्रेशन तो इस मामले में हुई नहीं। नेपाल में जो शादी हुई है वो भी वैध नहीं है, तो इस मामले में क्या इसे वैध शादी माना जाएगा क्या? बिल्कुल। इसी अभी तक आशीष जी जो कुछ भी फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं, अभी इसीलिए यूपी ATS को वेरीफाई करना होगा कि जो वो बातें कह रही है उसमें सच्चाई कितनी है, कितने उसके पास पासपोर्ट है नहीं है, जो वैध है शादी। वो कह रही है कि काठमांडू के किसी व्यक्ति ने शादी करवाई है। अब वो व्यक्ति कौन है, क्या एक्चुअली शादी हुई भी है या नहीं हुई है, कौन से रीति रिवाज से हुआ, तो अभी कुछ भी जानकारी क्लियर नहीं है। नेहा जी, तो पाकिस्तान की जो तालीम है उसकी तो दाद देनी पड़ेगी। अगर सीमा हैदर की कहानी को हम मान लें, छठी पास एक महिला होती है, वो दुबई जाती है 2 बार टूरिस्ट वीजा पर, 12 लाख रुपए में अपना मकान बेच देती है और उसके बाद सचिन के साथ कथित शादी करती है नेपाल में और उसके बाद भारत में आकर रहना शुरू कर देती है। आपको लगता है कि ये जो कहानी उसने बताई है वो कहानी में दम है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हो आशीष जी। आशीष जी, पहले मैं आपको ये क्लियरिफाई करने पर, वो छठी पास भी नहीं है, वो 5वीं पास है और एक्चुअली वहाँ की तालीम को हमें दाद देनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरीके से वो मीडिया फेस कर रही है, जो अपने आप को बता रही है कि वो गाँव से भी बाहर निकली नहीं है, वहाँ पर क्वालिफाइड भी नहीं है, साथ में उसने कभी भी पासपोर्ट या कैसे ट्रैवल फ्लाइट भी नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है, लेकिन जिस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रही है पूरे मीडिया को हिंदुस्तान में, जिस तरीके से सारा सवाल जवाब का वो जवाब दे रही है, वो देखकर एक्चुअली हैरान करने वाला बात है। और ये पहले से लग रहा है कि ऑलरेडी उसको ट्रेंड किया गया है क्योंकि उसकी इतनी शुद्ध जो हिंदी है, साथ में उसका जो ड्रेसिंग का तरीका है, बाकायदा साड़ी पहन के, पल्लू पहन के। हम आम महिलाएं जो साड़ी पहनना शुरू करती है उनको तकलीफ होता है साड़ी पहनने में, बट वो जिस तरीके से साड़ी को कैरी कर रही है, पल्लू ले रही है, ये अपने आप में दाद देने वाली बात है और मुझे लगता है कि ये एक्चुअली प्री ट्रेंड है। ये नेहा, ये भी देखना होगा कि मैंने इतने सारे उसके इंटरव्यूज किए भी, लेकिन उर्दू के जो शब्द हैं वो तो कहीं सुनने के लिए ही नहीं मिले। जिस तरह से वो हिंदी में बातें करती है, उर्दू के शब्द तो छोड़ दीजिए, इतनी शुद्ध हिंदी नॉर्मल भारतीय लोगों को बोलना भी बड़ा मुश्किल हो पाता है। एग्जैक्टली
आपकी बात एकदम सही है कि जिस तरीके से वो बात कर रही है उसमें हिंदी के अलावा कोई और शब्द यूज हो नहीं रहे। इंग्लिश भी वो बोल ले रही है, कंप्यूटर भी वो चला ले रही है, साथ में उर्दू के कोई शब्द नहीं आता है, फिर उर्दू के जितने भी उन्होंने जितने भी कुरान और आन को उन्होंने बोला पढ़ने के लिए वो उससे खारिज कर रही है कि अभी वो कन्वर्ट हो चुकी है तो वो पढ़ना नहीं चाहती है। तो मेरे ख्याल से प्रॉपर इसमें जांच होना चाहिए, इमोशनल पहलू को हमें साइड रखकर लीगल प्रोसीजर जो है हमारा नहीं, लीगल लेकिन टेक्निकल सबसे बड़ी बात तो यही ना रेणु जी की जो मुल्क है वो भावनाओं से थोड़ी ना चलेगा, मुल्क तो कानून से चलेगा, मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। लेकिन एपी सिंह जी जो हैं आजकल वो शेरो शायरी बहुत कर रहे हैं, क्यों एपी सिंह जी इस मामले में? नहीं, मैं शेरो शायरी नहीं कर रहा, मैं तो वो गाने याद कर रहा हूँ कौन से? सुने और बड़े सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई हाँ। वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और बात कर रहे शादी वैध नहीं है, मंदिर में शादी की, जी बोलिए। रीति रिवाज से शादी की, नेपाल के काठमांडू में बहुत बड़ा विशाल शिव जी का मंदिर है और वहां शादी की, होटल में रहे, पति पत्नी की तरह है, सिंदूर भरा, मांग में सिंदूर भरा, हिंदू रीति रिवाज को मान रही लेकिन है, दिख रही अगर है, इतना ही सब तुलसी कुछ की किया पूजा तो कर शादी रही है। को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराया? करा रहे हैं ना, आते FIR हो गई, सब कुछ कराएंगे ना, ऐसा थोड़ी है। आपसे संपर्क किया है क्या एपी सिंह जी? आपसे संपर्क किया है क्या कि शादी को रजिस्टर्ड करा दें? रजिस्टर्ड भी कराएंगे, नागरिकता के लिए भी अप्लाई करेंगे। FIR हुई है, उसकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जांच कर ले। पहले तो हम पे ISI का धब्बा खत्म हो, आतंकवादी का धब्बा खत्म करवाएंगे, पुलिस से ही जांच करा के। हमारा DNA करा लो। हमसे कहे जाते हैं 4 बच्चों की माँ को बच्चे नहीं है इसके, सोचिए आप, DNA नहीं कराया जाता है। पॉलीग्राफ कराइए ना, लाइट डिटेक्टर टेस्ट कराइए ना, ब्रेन मैपिंग कराइए ना, कराइए ये सब चीजें। और तलाकशुदा जो 4 साल पहले नहीं, तलाक हुआ कहां ये आप कैसे कह सकते हैं एपी सिंह जी? मैंने तो नहीं पढ़ा, आपने कौन सा पढ़ लिया? क्या नहीं पढ़ा? तलाक कहां हुआ उसका? तलाक वो कह रही है। हाँ, 4 साल से उससे पूछा गया, आप जैसे प्रबुद्धजीवी मीडिया के बहुत विद्वान भाई लोगों ने एपी सिंह जी, उसका पति टेलीविजन पे आके कह रहा है कि मैंने कोई तलाक नहीं दिया, उसके कहने से तलाक हो गया क्या? सब ऐसे ही कह देते हैं, तलाक तो दे रहे हो नजरे कहर के साथ। अगर तलाक हो गया होता तो कोई कागज तो होता ना एपी सिंह जी। कागज नहीं होता है मुस्लिम लॉ में, शरीयत में कागज नहीं। तो मोदी जी ने अब कागज की बात यहाँ कर दी है ट्रिपल तलाक कानून की भारत में, इसीलिए भारत में महिलाएं मुस्लिम सुरक्षित है। दुनिया में कई देश ऐसे हैं, पाकिस्तान में शरीयत के अनुसार तलाक होता है। लेकिन एक बात बताइए कि जो शादी जायज ही नहीं, आप उसकी नागरिकता की वकालत कैसे कर रहे हैं? शादी कौन बताएगा जायज? आप बताएंगे? नहीं बताएंगे आप। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अनुसार जो शादी उसने हिंदू रीति रिवाज अपना लिया, धर्म अपना लिया, बच्चों को अडॉप्ट दे दिया, बच्चों को हिंदू धर्म में परिवर्तन स्वेच्छा से कर दिया, अपनी कंसेंट से कर दिया, आ गई। अब पूजा पाठ कर रही है, तुलसी की पूजा कर रही है, भगवान की। कल को पाकिस्तान से कोई भी आ जाए और तुलसी जी की पूजा करने लगे तो आप उससे भारत की नागरिकता दे देंगे क्या? आप वकालत करेंगे क्या? दे पाए? आपने कहां देने दी? आपने कहां देने दी? इस देश नहीं, आप तो दिला ही देंगे एपी सिंह जी। ऐसा लग रहा है कि आप तो एकदम दिलाने के लिए एकदम मुखिब हैं कि एकदम नहीं दिलाना है। दिलाएंगे, जैसे और लोगों को दिलाई, और लोगों ने ली, बड़े बड़े अभिनेताओं ने ली। इस देश में माफ कीजिएगा, कनाडा की नागरिकता लिए हुए लोग भी यहाँ बैठे हैं। और लेकिन वो सारे वैध तरीके से हैं। एपी सिंह जी, आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? यहाँ पर अवैध तरीके से देश में आने का मामला है। आने का तरीका इसका गलत है बस, और ये भी वैध हो जाएगी। शादी की है, पत्नी है, हिंदू रीति रिवाज से रह रही है। रेणु जी, शादी क्या वैध हो जाएगी क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को इससे एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि इस तरीके से तो हम बढ़ावा दे रहे हैं कि कोई भी अवैध तरीके से। वैसे भी आशीष जी, मैं कानून के हिसाब से 2 धाराएं बताना चाहूँगी आपको, 2 एक्ट। इंडियन पासपोर्ट एक्ट का इसमें जो क्लॉज H है वो क्लियरली बोलता है, रूल 4, कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ बताई गई हैं, उनके अलावा पाकिस्तान या बांग्लादेश से अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अवैध तरीके से या वैसे भी आता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो वैसे भी हमारे जो एक्ट्स हैं, सिटीजनशिप एक्ट है, पासपोर्ट एक्ट, इन सब के भी अगेंस्ट में है। और जिस तरीके से शादी हुई है, कहीं कोई वेरीफाई भी तो वेरिफिकेशन भी नहीं है
किस तरीके से, कहाँ हुआ, कोई रजिस्ट्रेशन मैरिज नहीं हुआ इस मैरिज का। दूसरा, उसी की बातों में आप देखेंगे कई जगह पे आपको बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे इसमें लगता है कि अगर हम कानूनी तरीके से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, और इस तरीके से हम इसे वैध नहीं मान सकते और ये अलाउ नहीं हो। आशीष जी, ये सारी चीज़ों में मेरा जो टेक है वो थोड़ा अलग है। ये शादी वैलिड है नहीं वैलिड है, ये सेकेंडरी इशू है जी। पहले हमें ये बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो जो आई है पाकिस्तान से वो इनलीगल तरीके से आई है, तो यहाँ पर शेयर वायलेशन ऑफ माइग्रेशन एक्ट हुआ है। तो पहले उसके तहत हमें सारे जितनी भी लीगल प्रोसीजर होती है, जो भी इसमें कार्रवाई होती है, डॉक्यूमेंट्स के होते हैं, और साथ में 4 नाबालिग बच्चे भी हैं, जो जिसमें सिर्फ माँ के साथ पिता का भी कंसर्न होना जरूरी है कि एक देश से दूसरे देश वो जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता नेहा जी, इसमें बहुत ही हल्की धाराओं में पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया और यही वजह है कि अदालत से जमानत बिल्कुल, ये एक्चुअली बहुत ही सीवियर इंसिडेंट है। ऊपर से यहाँ पे बहुत सारी वायलेशन हुई है, साथ में यहाँ गार्जियनशिप एक्ट के अंदर पिता का भी कंसर्न लेना चाहिए उन्हें। और जो धाराएं लगी है एटीएस, अब एटीएस, यूपी एटीएस इसमें इन्वॉल्व हुई है, लेकिन जब पुलिस ने पहले अरेस्ट किया था तो उस समय उसका ना लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ था, ना ब्रेन मैपिंग हुआ था, कि उसने ये सारा जो प्रोजेक्ट किया है हम समाज के सामने, इंडिया, हिंदुस्तान के सामने, पूरे देश के सामने, कि एक्चुअली वो इसी राह में है कि कुछ और इसको कहीं से पढ़ाकर, समझाकर, सिखाकर ये बुलवाया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस मामले में जो पुलिस है, यूपी की एटीएस है, उसे सीधे अदालत का रुख करना चाहिए ब्रेन मैपिंग के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तो खोल रहे हो टेररिस्ट के लिए, जो पबजी जैसे गेम को यूज कर एक इंडियन हिंदुस्तानी लड़के को या लड़कियों को अपने ट्रैप में लेकर उसको यहाँ पर इनलीगल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो बेहतर है कि शुरुआत में हमें बहुत ही गौर से इसे अच्छे से इंस्पेक्ट करना चाहिए, एटीएस को अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए, फिर कुछ भी हो, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव इशू है, 2 देशों के बीच का इशू है। तो इस चीज को हमें बहुत ही बारीकी से देखकर इसको आगे एग्जीक्यूट करना चाहिए। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, जब 7 जुलाई को बेल मिली तो बेल की जो शर्तें थी वो बहुत ही मामूली शर्तों पे उन्हें बेल दे दी गई, कि अगर आप जगह चेंज करते हैं तो आप नया पता बताएंगे, या आप भारत में जो है आप कोई इलीगल एक्ट नहीं करेंगी। तो ये बहुत ही मामूली सी शर्तों पर उनको बेल दे दी गई, बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन के जो उनके बयान थे। तो कहीं ना कहीं ये चीज मैं से एग्री नहीं करती। मुझे भी यही लगता है कि इस मामले में पुलिस ने हल्की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है, इसमें और गंभीर जो धाराएं हैं वो लगाई जानी चाहिए थी। ममता के